Hello and welcome back again to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish and going to discuss very important topic for those who have recently qualified the UGC NET and JRF exam. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज के टॉपिक पर जो कि है यूजीसी नेट और जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा उन सभी छात्र या छात्राओं को जिन्होंने अभी हाल फिलहाल ही में नेट जेआरएफ कंडक्टेड बाय यूजीसी क्वालिफाई किया है। तो उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और जिनका नहीं हो पाया, किनारे पे रह गए हैं, किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो हिम्मत ना हारें, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से तैयारी करके और अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम दें। होपफुली दे विल ऑल्सो क्वालिफाई द सेम एग्जाम। तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिपरेशन करते हैं और पेपर हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ पाता है जो हमने पढ़ा है। तो आप हिम्मत ना हारें और एग्जाम देते रहें, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है अमूमन तौर पे देखा जाता है कि एक बार में नहीं क्वालिफाई होता है। आप देते रहें, एक बार, दो बार, तीन बार, किसी न किसी टाइम में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और अपनी तैयारी जारी रखें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहें। ओके, तो आज मैं बात करूंगा इस चीज के ऊपर कि अब जैसे कि रिजल्ट आ चुका है और बच्चों का नेट एग्जाम, कुछ बच्चों का नेट का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, कुछ बच्चे उसमें जो टॉप रैंकर्स हैं जो जेआरएफ के लिए एलिजिबल थे, जिसे हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उन लोगों को जेआरएफ अवार्ड हुई है। तो अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से हम अपने नेट के स्कोर को या जेआरएफ के स्कोर को यूज करते हुए हम इसे कैसे यूज कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम तो देते हैं और क्वालिफाई भी कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसको इस्तेमाल करने की बात आती है तो फिर उनके सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब हमने नेट तो क्वालिफाई कर लिया या हमने जेआरएफ तो क्वालिफाई कर लिया, अब हम इस जेआरएफ के सर्टिफिकेट को लेके कहाँ जाएं, इस नेट के सर्टिफिकेट को कैसे यूज करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट जो एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, उसी में ही एक दूसरा ऑप्शन होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्लस जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो उसमें जो लोग इस एज कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसमें कि जेआरएफ अवार्ड की जाती है, तो अगर आप उस एज कैटेगरी में हैं तो आपको जेआरएफ अवार्ड हो जाएगी अगर आपके मार्क्स उस रेंज में आते हैं। तो एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ रेंज बनाई जाती है जिसमें जो टॉप के बच्चे होते हैं, टॉप परसेंटेज जो होते हैं, जिनके लिए सीट्स रिजर्व होती है कि इतनी सीट्स को हमें इस बार जेआरएफ देनी, क्योंकि गवर्नमेंट का हर साल एक कोटा होता है कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो जेआरएफ के लिए रिजर्व होती हैं। तो जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। उसके बाद जो नीचे के बच्चे होते हैं उसमें भी कैटेगरी होती है टॉप 5 या टॉप 7, तो वो लोग जो है नेट के लिए एलिजिबल होते हैं और उनको नेट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये परसेंटेज हर साल वेरी भी कर सकती है, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं कि आपको इतने परसेंट के आसपास होंगे तभी आपका नेट क्वालिफाई होगा। ये डिपेंड करता है कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है। पेपर टफ आया है तो मेरिट कम जाएगी, पेपर थोड़ा सा हल्का रहता है तो बच्चे कर जाते हैं और जो है मेरिट ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से ये नेट का स्कोर और जेआरएफ का स्कोर वेरी करता रहता है। अब हमने नेट क्वालिफाई कर लिया और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो अब हम आगे क्या करें। देखिए, जेआरएफ का जो स्कोप है वो है पीएचडी करने में। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप इस जेआरएफ का स्कोर कार्ड, जो भी आपको एक अवार्ड लेटर इशू होगा, जो यूजीसी की चेयरमैन की तरफ से आपको एक लेटर आता है जो उसमें लिखा रहता है कि आपको जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड की जाती है और इस टाइम फ्रेम के अंदर, इतने समय अंतराल के अंदर आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको जो भी उस टाइम पीरियड का करंट स्केल है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, जो कि आज की डेट में अच्छा स्केल है, वो आप लोग को दिया जाएगा जब तक आपकी पीएचडी चलेगी, टिल द टाइम आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है या आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। अब जेआरएफ लेने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको तो एक किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एनरोल करना होगा। आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। अब आप चाहे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि अमूमन तौर पर देखा जाता है जो जेआरएफ होल्डर्स होते हैं दे डोंट प्रेफर गोइंग फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो हर कोई ये चाहेगा कि मुझे किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का मौका मिले या किसी अच्छी आईआईटी से या किसी अच्छे उच्च संस्थान से मुझे पीएचडी करने का मौका मिले। और बच्चों का अमूमन तौर पर सिलेक्शन हो जेआरएफ करने के बाद जो पहला एम रहता है वो रहता है किसी अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान से पीएचडी करना। लेकिन अभी भी कंपटीशन कम नहीं हुआ है, क्योंकि पीएचडी के लिए बहुत से लोग
अप्लाई करते हैं और जेआरएफ और नेट को क्वालिफाई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो कंपटीशन अभी भी कम नहीं हुआ है, तो ये ना समझिए कि अगर हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो हमें बहुत इजीली जो है पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा और आप जाएंगे और यूनिवर्सिटी आपके बाप है फैलाए बैठी होगी और आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। इट्स नॉट द केस। हाँ, ये जरूरी है कि आप उन बहुत चुनिंदा बच्चों में से हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है या नेट क्वालिफाई किया है, तो आपके पास एक चांस ये है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि जेआरएफ और नेट वालों के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट को एग्जाम कर दिया जाता है, यानी कि उसकी छूट दे दी जाती है। आपको सिर्फ पीएचडी का जो इंटरव्यू होता है उसे डिफाइन करना होता है, और कई जगह पे तो सिनॉप्सिस बनवाया जाता है जो कि एक छोटा सा पीएचडी का एक खाका होता है, जिसे हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, नक्शा बोलते हैं, कि आपको अगर पीएचडी करनी है तो आप पहले से एक सिनॉप्सिस बना के लेके आइए। तो कई यूनिवर्सिटीज में सिनॉप्सिस को डिफेंड कराया जाता है और कुछ जगह पे सिनॉप्सिस डिफेंड नहीं होता है, सिर्फ एक इंटरव्यू होता है और ये जांचने की कोशिश की जाती है कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना आप डेडिकेटेड हैं पीएचडी करने के लिए, और क्या आपके अंदर रिसर्च का एक कहना चाहिए रुझान है, रिसर्च करने में इच्छुक है, क्या 4 से 5 साल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप पीएचडी कर भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई करना एक अलग चीज है, आपने पढ़ाई की, आपने बुक्स पढ़ी, आप 2 साल 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और आपने फिर जेआरएफ निकाल लिया। जेआरएफ निकालने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेआरएफ को यूज ही नहीं कर पाते हैं और उनका जेआरएफ रखा रह जाता है। उसकी वजह ये क्योंकि उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाता है। हताश मत होइएगा, मैं इस रियलिटी को आपके सच्चाई आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ऐसा होता है, बहुत कंपटीशन है जेआरएफ के बाद भी पीएचडी लेने में, एडमिशन लेने में। तो आप जेआरएफ तो क्वालिफाई कर गए, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक, लेकिन उसके बाद असली जंग शुरू होती है कि अगर आप उस जेआरएफ के स्कोर कार्ड को यूज करते हुए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, तभी आपका वो जेआरएफ सफल है। अदरवाइज जेआरएफ और नेट सब एक समान है। अगर आपका जेआरएफ हो गया और आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाए तो यू आर इक्वल टू नेट, क्योंकि फिर वो आपके पास सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट रह जाएगा और आप जेआरएफ अवेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जेआरएफ अवेल करना है तो उसके लिए आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। जब आप एडमिशन लेंगे तभी फिर आपको सरकार से जो भी अमाउंट होता है, जो फेलोशिप है, वो मिलना स्टार्ट होती है। और टिल जब तक आपकी पीएचडी सबमिट नहीं हो जाती या आपके 5 साल हो जाए, आपको तब तक आपको ये फेलोशिप मिलती रहेगी। शुरू के 2 साल आपको जेआरएफ मिलती है, उसके बाद 2 साल के बाद आपका वर्क देखा जाता है कि आप पीएचडी में काम कैसा कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट करा जाता है। उसके बाद एक कमेटी बैठती है यूनिवर्सिटी में और वो आपको प्रमोट कर देती है एसआरएफ के लिए, जिसे हम बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें फिर अमाउंट आपका 5 से 7 हजार रुपए जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद जेआरएफ क्वालिफाई किया था 2012 में, और फिर मैंने जेआरएफ को यूज करते हुए मैंने पीएचडी की। मैंने 2 साल जेआरएफ उठाई, 3 साल एसआरएफ उठाई, और जब मैंने पीएचडी सबमिट की उस टाइम जेआरएफ का अमाउंट था करीब 36,400 रुपए, यानी कि 36,400 रुपीज मुझे मिलता था। और 1 साल का उसमें कंटिजेंसी आती थी 22,000 रुपए, यानी कि जो भी आपको सामान खरीदना है, कोई प्रिंटिंग कराना है, कोई भी थीसिस से रिलेटेड वर्क है, कुछ भी है ना, फोटो कॉपी है, कुछ भी है, उस सब के लिए सालाना जो मुझे मिलता था करीब 20,000 के आसपास मिलता था। तो अच्छा अमाउंट था। पहले जेआरएफ 20,000 रुपए की आती थी, 20,400, फिर वो बढ़ के हो गई थी 32,500, और 2 साल के बाद फिर मेरा प्रमोशन हो गया, मैं एसआरएफ हो गया था, तो मेरा जो जेआरएफ था वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो गया था, जो कि हो गया था 36,400, जिसमें आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस इंक्लूड होता था। अब क्योंकि रेट्स रिवाइज हो गए तो अब ये करीब 40 से 45,000 के बीच में बैठता है, तो बहुत अच्छा अमाउंट है। अगर आप अपनी जॉब छोड़ के पीएचडी करना चाह रहे हैं और आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो इस जेआरएफ को जाया मत होने दीजिएगा, बेकार मत होने दीजिएगा। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा, और उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने अच्छा सा एक सिनॉप्सिस बनाना होगा, और जिस भी एरिया पे आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपका एरिया इस पे आप सोच रहे हैं मुझे कुछ पीएचडी करनी है, तो उसके बारे में अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि पीएचडी में आपको पढ़ना बहुत रहेगा, आपको बहुत रीडिंग करनी होती है, स्टडी बहुत करनी होती है, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही स्टडी की एक आदत बना लेंगे कि आपको पढ़ना रहेगा, तो आपका पीएचडी में एडमिशन होना भी आसान हो जाएगा और आप आसानी से किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते। तो कैसे हम अपने जेआरएफ को बचाएं, उसके लिए मैंने आपको बताया, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे तभी आपका जेआरएफ सक्सेसफुल होगा। और उसके लिए क्या करना होगा, आप पहले से ही रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस भी एरिया में आपको पीएचडी करनी है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर जो है एक साइट है, उससे आप रिसर्च पेपर निकाल सकते हैं, उससे आप निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जब तक आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत अपने एरिया के बारे में जान पाएंगे कि किस एरिया पे आपको पीएचडी करनी है, किस एरिया पे आप काम करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आपका पीएचडी में इंटरव्यू होने में जो है पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से आपका जेआरएफ वेस्ट नहीं होगा। और अगर आपका जेआरएफ नहीं भी हुआ है, अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड है,
तब भी आपका पीएचडी में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि नेट वालों को भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि उनको भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है। बस शर्त यह है कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी जो जेआरएफ वालों को मिलती है, लेकिन आपका पीएचडी में होने की संभावना आपकी नेट के स्कोर के साथ भी है। करना आपको यही है कि जो भी आपको टॉपिक जो मैंने बताया कि आपको जिस एरिया पे आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले से पढ़ के जाएं, थोड़ा सा स्टडी करके जाएं, तब आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो आपका नेट का सर्टिफिकेट जो है वो पीएचडी के लिए ही नहीं बल्कि और चीज़ों के लिए भी आप काम आ सकता है। जैसे कि अगर आप किसी भी कमीशन के थ्रू किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हर साल उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराता है, जिसके लिए नेट या पीएचडी का होना जरूरी होता है। उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपका जेआरएफ हो, लेकिन अगर आपका नेट है या पीएचडी है तो आप उस नेट या पीएचडी को यूज करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई एक गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करने की बात। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आपका नेट है, अगर पीएचडी नहीं भी है, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये समय है अपने नेट सर्टिफिकेट की वैल्यू जानने का, अपने जेआरएफ के सर्टिफिकेट की वैल्यू जानने का, और कैसे ये सर्टिफिकेट्स वेस्ट ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने आज आप लोग के लिए छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो डाली है, इसको जरूर देखिएगा। और अगर किसी तरीके के आपके माइंड में सवाल पनप रहे हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। अगर किसी तरीके की पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे रखी है। आप मेरा सर्विस चार्जेस पे करने के बाद आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, किस तरीके से सिनॉप्सिस बनाना चाहिए, कैसे पीएचडी का इंटरव्यू डिफेंड किया जाता है, कैसे पीएचडी का इंटरव्यू फेस किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। उसके अलावा जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा तो क्या अप्रोच होना चाहिए पीएचडी करने की, किस तरीके से थीसिस लिखी जाती है, कैसे रिसर्च की जाती है, वो सारी चीजें जो सवाल पीएचडी से जुड़े हुए हैं या इंटरव्यू से जुड़े हुए हैं वो मैं सब बताऊंगा आपको। उसके लिए आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर के द्वारा। ओके, तो ये आज मैंने आप लोगों के सामने बात रखी नेट और जेआरएफ के सर्टिफिकेट को लेके। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।